Hello everyone, a very good morning to everyone and happy Makar Sankranti. I hope you're able to see me. So guys, in today's session, today is our last session for All India Bar examination. So far we have studied many major subjects which will carry a major weightage. Make sure कि you'll always keep in your mind while preparing कि the All India Bar exam is not about how much more you can score. Like if you will be getting 95 or 98, or someone who will be getting 45 or 47 will be on an equal footage. No, there will be no difference. The reason for the same is because the All India Bar is only a qualification exam for practicing as an advocate. So we have to strategize in such a way so that we can clear that minimum mark criteria. Okay. So the four subjects that I have taught you so far, IPC, CRPC, Constitution, these are the and CPC. So for these subjects, if you'll cover these subjects, then you will be you can easily qualify your All India Bar. The marking in the Bare Act is more important. In today's session is very interesting session. So because in this session we'll be discussing so many questions which were asked in All India 16 exams. But before starting with today's session, let's focus on what are the other things like Indian Evidence Act, Indian Contract Act, public interest litigation, human rights. These are again some of the IPR, intellectual property right. These are some common topics which are usually asked in All India Bar, but the percentage and the weightage is on a lower pedestal. It's not on a higher pedestal. So what is the best way to solve this? You can't remember all the sections first. And as it is the open book exams, you can carry all your barracks. जितने भी सब्जेक्ट्स की उन्होंने लिस्ट दी है उन सबके बेरिक्स तो हमको लेकर जाना है, बट हमें वो 4 सब्जेक्ट जो कि हर एक सब्जेक्ट में 10-10 मार्क्स के आ रहे हैं उनको अगर हमने कवर किया तो सीधे विल बी कवरिंग स्ट्रेट 40-50 मार्क्स. ठीक है. उसके बाद जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं जैसे कंज्यूमर फोरम हो गया या एडवोकेट्स एक्ट हो गया या आईपीआर हो गया जहाँ पे 2-3 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं, तो यहाँ के लिए सबसे फर्स्ट थिंग जो बेटर एंड स्मार्ट डिसीजन है वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर. लास्ट 3 to 4 ऑल इंडिया बार के क्वेश्चन पेपर्स निकालना. वहां पे आप देख लोगे व्हाट आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग. अगर उतने टॉपिक ही कवर कर लिए तो चांसेस है कि 1-2 क्वेश्चन उसी में से रिपीट हो जाए. तो फर्स्ट चीज तो ये करनी है. सेकेंड, बिफोर गोइंग फॉर एनी एग्जाम इट्स बेटर कि आप उसके इंडेक्स पेज को एक बार देख लो. जैसे अगर मैं आईपीआर की बात करूं तो आपको पूरा आईपीआर नहीं पढ़ना है, पर अगर एक आईपीआर का एक प्रॉपर एक्ट आता है जिसके अंदर कॉपीराइट एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट, पेटेंट एक्ट, डिजाइन एक्ट सारा कवर्ड होता है, तो उसमें एक बार उनके सिर्फ इंडेक्स पेज में जो इंडेक्स लिखा होता है ना, हमने देखा होगा अपने सारे बेरिक्स में लिखा होता है आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 या सेक्शन 1, 2, 3, 4 जितने भी सेक्शन है, तो सिर्फ उनके नाम रीड कर लेना. बिकॉज हमको क्वेश्चन देके बस ये समझ में आना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट का है. वहां पर ये नहीं देंगे कि इस सब्जेक्ट का ये वाला क्वेश्चन पेपर है, आंसर दो, है ना. वहां पे ओवरऑल आपको क्या दे देंगे, क्वेश्चन पेपर दे देंगे और आपको वहां पे मार्क करना होगा कि क्या चीज सही है क्या चीज इनकरेक्ट है. तो अगर आपने अपने बेरिक में एक बार इंडेक्स को रीड किया होगा पहले से तो विल बी इजीली एबल टू डिस्टिंग्विश कि भाई कौन से सब्जेक्ट का है. फिर आप वाला सब्जेक्ट का बेरिक ओपन करेंगे. इंडेक्स से हमें कहीं ना कहीं आइडिया हो जाता है. जैसे व्हेनेवर इट कम्स टू डेफिनेशन कोई भी सब्जेक्ट में हो तो सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 के अलावा हमें और कहीं जाना ही नहीं है, सारी डेफिनेशन उसी में दी हैं. और एक और ट्रिक, अपार्ट फ्रॉम सीपीसी जितनी भी डेफिनेशंस होती हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में होती हैं, ABCD वाले ऑर्डर्स में होती हैं. तो अगर किसी ने पूछ लिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर, तो आपको पता है कि जहां से अगर ए से स्टार्ट कोई वर्ड हो रहा है तो AB के बाद जहां पर भी C आ रहा है वहां पे मुझे कंप्यूटर की डेफिनेशन देखनी, स्टार्टिंग का पार्ट आप स्किप कर दोगे. तो इस तरीके से डेफिनेशन को इजीली एक्सेस किया जा सकता है. प्रीवियसली जितने जितने सब्जेक्ट्स थे उसमें क्या मार्किंग करनी है, कौन से केसेस लिखने हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी क्लास में करवा दिए हैं. बट इसके अलावा जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसकी मार्किंग के लिए आपको क्या करना है, इंडेक्स की रीडिंग, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर.
जहां जहां प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आए हैं उनको आप अलग से पेंसिल से हाईलाइट कर देंगे, विल नॉट बी यूजिंग योर हाईलाइटर, क्योंकि कुछ एग्जामिनर होते हैं जो आपको नहीं जाने देंगे आपके बैरिक्स को लेकर, और फिर वो ज्यादा बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो बेटर है पेंसिल से मार्क करो ताकि ज्यादा हाईलाइट ना हो। ठीक है, तो अपने जो पेंसिल्स है उससे जो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आए उनके सेक्शन नंबर लिख लिए, और उससे आपको आइडिया लग भी जाएगा। जैसे एक और चीज जो आपको हर एक लॉ में करने की जरूरत है, जितने भी जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं उसमें वो लॉ की डेट ऑफ इनेक्टमेंट एंड डेट ऑफ एनफोर्समेंट, ये दोनों भी कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। और एक हर एक लॉ का बहुत फर्स्ट केस हो, मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर मैं बात करूंगी तो आपको पता है केशव नंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो वैसे ही जो जो फेमस केसेस हैं ई सब्जेक्ट पे जो आपने लॉ कॉलेजेस के टाइम पर भी पढ़े हैं, आपके अपने नोट्स होंगे, सिर्फ उन्हीं को आप मार्क करके लिख सकते हैं उनके ईयर्स के साथ। ठीक है, ईयर्स इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ओपन बुक है उनको मालूम है कि आप वो तो ढूंढोगे, पर ईयर लिखना जरूरी है, तो अपन वो भी देख लें। तो हमें पूरे एग्जाम्स के लिए सिर्फ अभी यही प्रिपरेशन करनी है कि पहले 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स रिवाइज कर लीजिए, एक हम अभी कर ही रहे हैं, बाकी क्या आप खुद कर सकते हैं। जितना आपको मार्क कराया है उतना करना, हर सब्जेक्ट के बेरिक्स लेके जाना, और इंडेक्स को एक बार रीड करनी है, और जो जो आपको इंपॉर्टेंट बताई है उन चीजों की मार्किंग करनी है। तो अगर आपने ये पांचों चीजें कर ली देन यू विल बी गुड टू गो फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज के सेशन से। तो आज जो है फर्स्ट चीज, सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं जिसको हमने पहले भी कहीं ना कहीं कुछ कुछ सब्जेक्ट में बीच में डिस्कस किया होगा। तो इससे आप खुद को ये देख सकते हैं कि भाई याला जो है वेयर आई स्टैंड, कि क्या मैं इस पोजीशन में हूँ कि इसमें से एटलीस्ट कुछ आंसर्स को मार्क कर सकता हूँ, और अगर बिल्कुल नहीं बन रहे हैं देन यू नीड टू वर्क हार्ड। ठीक है, चलिए सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या कहता है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रिजम्पशंस आर देयर एज क्लासिफाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पे से ये समझ में आ गया कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिजम्पशन जो है वो किस चीज का है, इंडियन एविडेंस एक्ट का है। क्वेश्चन पढ़कर समझ में आना चाहिए। तो जब ये प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स जो है ये इंडियन एविडेंस के पार्ट में स्टार्टिंग में सेक्शन 3(4) में दिया हुआ है कि यहाँ पे जो इररिबेटेबल प्रिजम्पशन जो होता था, तो यहाँ पे ए क्या कहता है, परमिसिबल प्रिजम्पशन एंड प्रिजम्पशंस ऑफ फैक्ट। तो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट बारे में इंडियन एविडेंस कहता है, बिल्कुल है। फिर कहता है कंपेलिंग प्रिजम्पशन और ऑफ लॉ, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ के बारे में भी बात करता है क्या, यस, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ के बारे में भी बात करता है। और इररिबेटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, उसका मतलब क्या है कि कंक्लूसिव प्रिजम्पशन होते हैं, तो इनके बारे में भी बात करता है क्या, यस, इसके बारे में भी बात करता है। तो यहाँ पर जब ये तीनों ही सेक्शन के बारे में बात करता है, ऑप्शन डी क्या दिया है, ऑल ऑफ द अबव, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। अब यहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट एज वी हैव नॉट डिस्कस्ड इन द क्लास, बट इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एक होता है प्रिजम्पशन का मतलब क्या है कि कौन सी चीज कोर्ट प्रिज्यूम कर पाएगा, एक्सेप्ट कर पाएगा, और किस चीज के लिए मना कर देगा कि हम इस चीज को नहीं मानते। तो यहाँ पे वो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट भी कर सकता है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ भी कर सकता है। अब यहाँ पे प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था, रिबिटेबल एंड इरिबिटेबल। तो रिबिटेबल प्रिजम्पशन ऐसे है कि इनिशियली कोर्ट शैल प्रिज्यूम कि यही बात सच है, बट अगर सामने वाली पार्टी ने उसका कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव कर दिया तो फिर वो क्या हो जाएगा, रिब्यूट हो सकता है, रिबिट कर सकते हैं उसको। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं इरिबिटेबल प्रिजम्पशन का, तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं इंडियन की टेरिटरी, कि इंडिया की कितनी टेरिटरी है, ये एक इररिपिटेबल प्रेजम्पशन है कि कोर्ट, ये कंक्लूसिव प्रेजम्पशन है कि कोर्ट को मानना ही पड़ेगा, इंडिया मतलब इंडिया की ये टेरिटरी। अगर कोई भी पर्सन आके ये कह दे कि नहीं ये इंडिया के अंदर फॉल करता ही नहीं है, तो क्या इसके अगेंस्ट कुछ प्रेजम्पशन कंसीडर किया जाएगा, नहीं, इसको रिब्यूट ही नहीं कर सकते, इसलिए इसको बोलते हैं इररिपिटेबल प्रेजम्पशन। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन था जहां मैंने इंडियन एविडेंस एक्ट का देखा, तो जब आप 5 इयर्स के 5-6 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो हर एक क्वेश्चन जहां पे आपको मिल रहा है आपने गए डायरेक्ट में उसको देखा, डायरेक्ट में उसकी मार्किंग की। तो इस तरीके से जो आप कह रहे थे लास्ट क्लास में कि मैम कुछ मेजर टॉपिक्स हैं जो कि कवर नहीं हुए हैं, आपने ग्रुप पे भी लिखा था कि पीआई लिस्ट नॉट कवर्ड, तो जब आप ये सारे टॉपिक्स देखोगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली आपके क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो इसलिए कंसीडर ईच क्वेश्चन एज अ सोर्स कि अब आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि कहाँ कहाँ पे आपको मार्किंग करनी है। ठीक,
second famous case की what is the leading decision of the case of मेनका गांधी versus Union of India। यहाँ पे बहुत फेमस केस है, I'm sure आपने लॉ कॉलेजेस में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए देता है राइट ऑफ हियरिंग, बी कहता है सेपरेशन ऑफ पावर, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, डी रूल ऑफ एविडेंस। तो यहाँ पे जो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हुआ था, जहाँ पे एयरपोर्ट पे उनको बाहर जाने से रोक लिया था, तो वहां पे राइट ऑफ हियरिंग उनको दी गई थी कि भाई आप मुझे बिना सुने कैसे कहीं भी जाने से रोक सकते हैं। द आंसर इज ए। अब अगर हमें इसके फैक्ट्स बताएं तो थोड़ा सा हम इसको एलिमिनेट जो प्रोसीजर है उससे थोड़ा सा एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे सेपरेशन ऑफ पावर होता क्या है ये भी यहाँ पे समझ लो। सेपरेशन ऑफ पावर व्हेन पावर इज डिवाइडेड, है ना, कि हर एक जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी सब अपने अपने पावर्स एंजॉय करेंगे। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन अपना पावर ही डेलीगेट कर देती है कि भाई हम लॉ नहीं बनाते तुम लॉ बना दो। और रूल ऑफ एविडेंस की कौन कौन सी चीजें एज एविडेंस यूज हो सकती है, तो ये तीनों ही चीजें मेनका गांधी में डिस्कस नहीं हुई थी। नेक्स्ट रहता है एडवोकेट्स एक्ट केम इनटू फोर्स। सी, जो मैंने आपको बार बार हर क्लास में कह रही थी कि हर एक एक्ट का कब ये आया था केम इनटू फोर्स, और इनेक्टमेंट डेट हमेशा पूछते हैं, तो इसको कभी भी याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सीधा एडवोकेट एक्ट खोलना है। इसलिए मैंने आपको आज भी कहा था और इसके पहले भी बहुत बार बोला है कि जितने भी एक्ट के नाम दे रखे हैं ऑल इंडिया बार की सिलेबस में, उन सारे ही एक्ट्स की डेट ऑफ इनेक्टमेंट एंड एनफोर्समेंट लिख लेना। एक आ गया ना क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इसका करेक्ट आंसर है ए 19th में। फोर्थ कहता है हार्बरिंग एन ऑफेंडर who has escaped from a custody or whose apprehension has been ordered if the offense is capital is dealt under। अब यहाँ पर बेस्ट पार्ट, जब भी कोई सेक्शन नंबर ऑलरेडी आपको दिया हुआ है तो स्मार्ट डिसीजन क्या होगा कि आपको याद करना है नहीं, आपने सेक्शन 415 ओपन किया, 16 किया, 17 किया, 18 किया, और यहाँ पे देख के आपको पता चल जाएगा कि भाई इसका आंसर क्या है, तो आंसर इज 216। ठीक है, तो जहां पे भी सेक्शन नंबर आए सीधे सीधे वो सेक्शन नंबर ओपन करके बैठ जाना और उसको रीड कर लेना। फिर कहता है द मैक्सिम एक्टिस नॉन फैकेट रेमिस निसी मेंसिट रिया मीन्स। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, अभी कुछ लैटिन मैगजीन्स है जिसके नाम आपको याद ही करने होंगे कि देयर इज नो क्रिमिनल एक्ट विदाउट अ गिल्टी माइंड, कि जब तक किसी भी इंसान का कोई, अब जैसे यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है, इसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, मतलब एक तुक्का मारने के लिए, क्योंकि आपको पता है ऑल इंडिया बार में नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होती, तो हम मार्क तो सारे क्वेश्चन करके आएंगे, तो स्मार्टली कैसे तुक्का मार सकते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, ये बाकी को समझ में आया ना आए, मेंसेट्रिया तो समझ आ जाएगा, मेंसेट्रिया इज मेंसिया। तो कौन सी चीज मेंसिया के बारे में बात करी, तो मेंसिया मतलब बैड इंटेंशन, गिल्टी इंटेंशन, गिल्टी माइंड। तो यहाँ पे गिल्टी माइंड के बारे में बात कर रहा है। फिर यहाँ कह रहा है क्राइम हैज टू बी कपल्ड विद गिल्टी माइंड, ये भी बात ठीक है। यहाँ कह रहा है क्राइम इज अ रिजल्ट ऑफ गिल्टी माइंड, ये आपको पता है कॉलेज में पढ़ाई यार, इतना तो नहीं होता है क्राइम इज अ रिजल्ट ऑफ गिल्टी माइंड। फिर कहता है इन क्राइम इंटेंशन इज इररेलेवेंट, जबकि इंटेंशन रेलेवेंट होती है। तो सी और डी तो स्ट्रेट अप एलिमिनेट हो गए। अब ए और बी में से एटलीस्ट हमारे पास दो ऑप्शन हो गए, तो अब एक्यूरेसी के चांसेस ज्यादा हो गए, और आपको ये पता है कि कोई भी क्राइम जब तक गिल्टी माइंड नहीं है तब तक नहीं होगा, हेंस ए वुड बी अ बेटर चॉइस। ठीक, फिर यहाँ पे कहता है लेड डाउन अंडर सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो अब यहाँ पे सेक्शन 73 जो कि आपको लिक्विडेटेड डैमेज एंड अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे जो केस है वो है हैंडले वर्सेस बैक्सेंडल। तो इस केस का नाम जो है आप क्या कर लेंगे, लिख लो, सेक्शन 73 के अंदर एक केस का नाम लिख लो ताकि आपको पता हो। ठीक, ये क्वेश्चन कैसे हैं कि जब अगर वापस एग्जाम में पूछे गए, रिपीट हुए, तो आप इजीली जाके मार्क कर सकते हो। फिर कहता है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 पिटीशन इन विच अ डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट हैज बीन पास्ड टू अप्लाई टू the court for decree of divorce by showing that there has been no restitution of conjugal right as between the parties of marriage for a period of 1 year or upward after passing a decree। तो यहाँ पे क्या इसको अलाउ करते हैं, यस, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट में कोर्ट बोलता है कि आप साथ में रहो, बट क्या पार्टीज बाउंड है, नहीं, दे आर नॉट कंपेल्ड बाय द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। तो यहाँ पर
जो है ये चीज क्या हो जाएंगे, इट विल बी परमिटेड, कि अगर यहाँ पे वो साथ में नहीं रहे हैं, 1 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड हो चुका है, तो यहाँ पे उनको क्या हो जाएगा, डिवोर्स ग्रांट हो जाएगा, ग्रांट ऑफ डिग्री। तो यहाँ पे डज नॉट परमिट वाले ऑप्शन तो सीधे एलिमिनेट हो गए, बचा क्या, सी एंड डी। सी कहता है डज परमिट एनी पार्टी टू दैट, और सी डी कहता है डज परमिट एनी पर्सन रिलेटेड टू ईदर पार्टी टू दैट। तो यहाँ पे इधर कोई भी इंसान जो सिर्फ उस पार्टी से रिलेटेड है, क्या वो ये ले सकता है, नहीं नहीं, ये जो पार्टीज हैं जिनको डिवोर्स लेना है सिर्फ वो ले सकती हैं, तो इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। 8 कहता है द ऑफेंस अंडर प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रंस मैरिज एक्ट 2006 आर। तो यहाँ पे अब ये वाली जगह पे जो है कह सकते हो दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस जहां पे आप तुक्का मार सकते हो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं 100% श्योरिटी से ढूंढ के कर सकते हैं। अगर इसको ढूंढने जाओगे तो क्या हो जाएगा, वेस्ट ऑफ टाइम। अगर पता है मार्केट, अदरवाइज इसको छोड़ दो कि यार लास्ट में क्या पता, कभी कभी ऐसा होता है ऑल इंडिया बार में कि 2 क्वेश्चन एक दूसरे पे इंटरलिंक होते हैं, तो इंस्टेड ऑफ मार्किंग इट कि तुक्का तो मारना ही है तो बाद के लिए क्यों वेट करूं, अभी मार दूं, ऐसा मत करना, तब तक के लिए होल्ड करना, बिकॉज हो सकता है आगे सिमिलर क्वेश्चन की कुछ ना कुछ रेफरेंस दी हुई हो, तो हम उसको वापस से बैक जाकर मार्क कर सकते हैं। अब क्योंकि इसका एग्जाम ऑनलाइन होता है, तो जब भी आप ऑनलाइन इसका एग्जाम दोगे तो एक ऑप्शन होगा कि एक साइड में, राइट साइड में जहाँ पे भी आप सिस्टम में देंगे, वहां पे राइट साइड में बॉक्स आता है जहाँ पे पूरे क्वेश्चन नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, स्टार्टिंग में उनमें कुछ भी कलर नहीं होता है, ब्लैंक कलर होता है, ब्लू ब्लू सा ऐसा कुछ दिखता है। फिर जैसे ही आपने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ओपन किया और आपने आंसर ऑप्शन ए चूज किया और यहाँ पे कर दिया कि डन, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे गए, तो उसका कलर हो जाता है ग्रीन। और अगर आपने उसको जो है कुछ मार्क ही नहीं किया, नेक्स्ट पे चले गए, तो आ जाता है रेड। ठीक, और इसके अलावा भी उसमें एक ऑप्शन होता है कि सेव एंड रिव्यू, तो वहां पर उसमें एक अलग से फ्लैग दिखने लगता है। तो जो जो ऐसे आंसर्स हैं जिसमें आपको तुक्के मारने हैं, उनको फिलहाल के लिए आपको जो तुक्का लग रहा है उस हिसाब से मार्क कर कर जो है मार्क एंड रिव्यू वाला करना। क्यों, क्योंकि अगर लास्ट में आपके पास टाइम नहीं मिला तो अगर आपने मार्क एंड रिव्यू करते हैं तो जो मार्क क्या है वो उसी को सही कंसिडर करता है, बट अगर आपको बाद में चेंज करना है तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटी चीजें हैं जो अपन को वहां देख के इंस्टेंटली समझ में नहीं आती है, तो मेक श्योर कि इस चीज को अपन थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर हो जाएंगे किस तरीके से क्या स्ट्रेटेजी अपन को फॉलो करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को स्किप, और इसका वैसे करेक्ट आंसर है कि कॉग्निजेबल एंड नॉन वेरिएबल। अब यहाँ पे 9 कहता है इन द केस ऑफ लैंड एक्विजिशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट considered for how many affected families is mandated by LARR Act। अगेन अब यहाँ पे भी कैसा है, तुक्के मारने वाला क्वेश्चन, फिर क्या करोगे, मार्क एंड रिव्यू। वैसे इसका आंसर क्या था, करेक्ट 70। तो ये सारी थोड़ी सीएल के टाइप की न्यूज है जो कि आती रहती है, तो तब हमको थोड़ा सा रीड करना होता है। एंड सेकेंड थिंग, जब भी आप अगर कंटिन्यूसली 2-3 ऐसे क्वेश्चन देख लो जो आपको लगे कि यार ये तो पूरा रटने वाला था, तो मुझे बना ही नहीं, अब मेरा एग्जाम कैसे क्लियर होगा, प्लीज डू नॉट पैनिक। अगर पैनिक करोगे तो सारा का सारे आंसर्स गलत करोगे। ये भी तो सोचो कि अरे अगर 100 में से मुझे 10 क्वेश्चन नहीं भी बने तो भी 90 तो है, 90 में से अगर मेरे 10 गलत भी हो गए, 20 गलत हो गए, तो भी क्या मेरा एग्जाम क्लियर करने से कोई रोक पाएगा, नहीं। तो डोंट वरी, इजी एग्जाम में यू कैन डू इट, बट यू हैव टू कीप सम पेशेंस, है ना। बिल्कुल कोई प्रेशर मत लेना और सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आना। 10 कहता है कंपनी विच इज नॉट अ डोमेस्टिक कंपनी विल पे इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ। तो जो भी ऐसी कंपनी जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं होती है वो कितने टैक्स पे करती है, 40% टैक्स पे करती है। एज पर, तो आंसर हो जाएगा सी। कहता है एज पर सेक्शन 53 ऑफ आईपीसी द वर्ड इंजरी डिनोट्स एंड हार्मवेयर इलीगली कॉज्ड बाय एनी पर्सन। अब यहाँ पे जैसे ही सेक्शन 53 ओपन करोगे तो आपको दिख जाएगा वहां पे बॉडी भी दी है, माइंड भी दी है एंड रेपुटेशन भी दिया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। देखो अब ये वाला क्वेश्चन कितना डायरेक्ट है, सीधा डायरेक्ट में से लिखना है। ये वाले में जो है क्वेश्चन ही कितना था, सीधा डायरेक्ट से लिखना है, तो 2 क्वेश्चन तो सीधे सीधे डायरेक्ट से देखकर मार्क करने वाले ही आ गए। फिर कहता है which of the following cases can be cured under the section 465 of IPC, 465 of CRPC 1973। तो अब यहाँ पे क्या करना है तुम्हें,
तो यहाँ पे सेक्शन 465 को ओपन करना है, उसको रीड करना है, उसके बेसिस पे तुम्हें आंसर मिल जाएगा, द आंसर वुड बी बी। तो अब ये 3 क्वेश्चन हो गए जिसके आंसर हमको बिना मेहनत किए, बिना दिमाग लगाए, सीधे क्वेश्चन ओपन करते से ही मिल जाएंगे। फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स होल्ड ट्रू फॉर डी नोवा ट्रायल्स। तो यहाँ पे डी नोवा ट्रायल्स मतलब क्या होते हैं, जो न्यू ट्रायल्स होते हैं उसको अपन डी नोवा ट्रायल्स कहते हैं। तो यहाँ पे कहता है कौन सी चीज के रिस्पेक्ट में ट्रू है। फर्स्ट कहता है ओमिशन और इलीगैलिटी इन द प्रोसीजर even if it does not affect the core of the case has become a ground of calling de novo trial। तो यहाँ पे कोई भी चीज का अगर प्रोसीजर का ओमिशन हुआ है तो एकदम से नया ट्रायल स्टार्ट होता है क्या, फर्स्ट ऑप्शन ये कहता है। बी कहता है a de novo trial should be a last resort। क्या ये बात करेक्ट है? बिल्कुल। सी कहता है क्योंकि हर एक केस में हम वापस से स्टार्ट न्यू प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते हैं, अगर कोई और ऑप्शन है तो हम पहले वो करेंगे, कुछ सिचुएशन नहीं बची तभी जाके हम न्यू ट्रायल स्टार्ट करते हैं। तो ये ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट कह रहा है। सी कहता है द कोर्ट ओरिजिनली ट्राइंग अ केस कैन ऑर्डर डी नोवो ट्रायल। तो कोर्ट इजीली डी नोवो ट्रायल नहीं दे सकता, ऐसा ऑर्डर नहीं कर सकता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। 14 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। डायरेक्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है। सोचो अब 100 में से 4 क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिल गए जो सीधे डायरेक्ट ओपन करके आप मार्क कर सकते हो, और इससे भी ज्यादा भी आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली आर्टिकल 22 इस बारे में बात करता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट 15 क्वेश्चन की। आर्टिकल 300A of the Indian Constitution that is right to property has been inserted in the Constitution by। अब यहाँ पर अभी तक 4 क्वेश्चन थे, 5th क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आ चुका है जहां पे सीधे आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं है, सीधे आपको कहाँ जाना है? आर्टिकल 300A में, और बेयर एक्ट में उसके फुट नोट पर ये मार्किंग, यहाँ पर बेयर एक्ट में कोई भी चीज अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्ट होती है तो बेयर एक्ट के आगे एस्ट्रिक का साइन होता है, स्टार टाइप का साइन होता है, और जैसे उसके फुट नोटिंग में जाओगे तो वहां पे लिखा होगा कि कौन से अमेंडमेंट के थ्रू इसको इंसर्ट किया था। तो जैसे ही आपने नीचे देखोगे वहां पे लिखा होगा आर्टिकल 300A के अंदर 44th अमेंडमेंट। तो 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 क्वेश्चन कैसे हो चुके हैं, जहां पर सीधे आपको हाँ सारी चीजें दी हुई है, बेयर एक्ट में सब चीजें लिखी हुई है, आपको सिर्फ क्या करनी है, उसकी मार्किंग करनी है, और देखकर मार्किंग भी नहीं करनी है इसमें, तो आपको सारी सारी चीजें वहां पे लिखी हैं, सिर्फ डायरेक्ट ओपन करना है, सीधे उस आर्टिकल नंबर सेक्शन नंबर पे जाना है और आपके आंसर को मार्क कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मुकेश कैन यू जस्ट म्यूट योरसेल्फ, योर वॉइस इज कमिंग। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 बात करता है which of the following sections of the Muslim Personal Law Shariat Application Act has been repealed and amended by section 6 of the Dissolution of Muslim Marriage Act 1939। अब यहाँ पर भी क्या होगा कि यहाँ पर भी आपके जो बैरेक्ट है वहां पे सारी चीजें लिखी है, मगर अब यहाँ पे क्योंकि हम फैमिली लॉ लिखा होता है तो मुस्लिम पर्सनल लॉज के हर एक बैरेक्ट हम अपने पास इतने नहीं रखते हैं। तो इसको आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पे जो आंसर्स हैं वो आंसर जाएगा बी। सेकेंड कहाँ गया? हाँ जी, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कास्टिंग काउच इन बॉलीवुड इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ये बहुत ज्यादा न्यूज में अगर आप हर दिन इन्वॉल्व रहते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कास्टिंग काउच सेक्सुअल हरासमेंट से लेकर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ था। तो इस टाइप के भी कुछ कॉमन क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे बिना मेहनत किए, जस्ट बिकॉज यू आर अवेयर अबाउट द न्यूज, कुछ वर्ड्स, तो भी आप आंसर्स मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पेपर डिस्कस करने का मेन रीजन तो ये है कि आपको ये समझ में आए कि हर चीज को डरने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हमको चीजें समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है प्रॉमिसरी एस्टॉपल अगेंस्ट गवर्नमेंट एजेंसीज इज डिसाइडेड इन। तो अब प्रॉमिसरी एस्टॉपल क्या होता है कि अगर किसी ने कोई प्रॉमिस कर दिया, जैसे कि सपोज आई प्रॉमिस यू राइट नाउ कि इफ यू विल क्लियर
योर ऑल इंडिया बार, देन आई विल गिव यू माई प्रॉपर्टी। और उसके बाद तुमने एग्जाम क्लियर कर दिया, तो नाउ आई एम बाउंड बाय माई प्रॉमिस, आई कैन नॉट बी स्टेप बैक कि भाई मैंने तो ऐसी कोई बात की नहीं थी, तो उसको हम कहते हैं प्रोमिसरी स्टॉपर। तो ये जो है प्रोमिसरी स्टॉपर जो अगेंस्ट गवर्नमेंट एजेंसी जो है वो डिसाइड हुआ था पुरानामी ऑल मील वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो ये केसेस, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको आपको याद करने के अलावा और कुछ ऑप्शन है ही नहीं, तो जितने जितने प्रीवियस क्वेश्चन देखते जाते हो वहां पे इसको मार्क कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन से सेक्शन में दिया है? ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आप प्रीवियस ईयर पेपर में इस क्वेश्चन नंबर को देखोगे। तो सेक्शन 56 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो बात करता है जिसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी भी कहते हैं। तो वही सेक्शन 56 को ओपन करके उसके आगे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी लिख लेना। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड्यूल 2 ऑफ द एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्ट डील विथ। अब यहाँ पे भी क्या करना है, सीधा वो शेड्यूल ओपन करना है और आपको आंसर मार्क करना है, आपको आंसर मिल जाएगा बी। 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। मैं आपको बार बार याद दिला रही हूँ कितने क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आए। 7th question, reference to arbitration is provided in which of the sections of Arbitration and Conciliation Act? अब ये भी क्या है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है कि आप सारे सेक्शन 7, 8, 9, 10 मिलोगे खोलोगे तो क्या आपको आंसर मिल सकता है इसका हेडिंग पढ़कर? यस। और इसका करेक्ट आंसर है सेक्शन 8, वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू आर्बिट्रेशन। तो यहाँ पर अब कितने 7 क्वेश्चन हो चुके हैं जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन हैं। फिर कहता है which head subsequent which in the following of conduct would be material। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि ना तो बैक को देखकर समझ में आएगा, आपको ये पढ़ के समझ आ सकता है अगर आपने इंडियन एविडेंस एक्ट डीप में डेप्थ में पढ़ा है कि सब्सिक्वेंट एक्ट जो है वो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर फॉल करता है, पर यहाँ पे उसका आंसर बैक से भी नहीं मिलेगा, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए बहुत सारी कॉमेंट्रीज होती हैं। तो अगर कॉलेज में पढ़ा है तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा है तो मार्क एंड रिव्यू। बट इसका है कि किस चीज के लिए सब्सिक्वेंट कंडक्ट इंक्लूडेड होता है, तो चेंज ऑफ लाइफ के लिए भी इंक्लूडेड होता है, इवेजन ऑफ जस्टिस के लिए भी, फियर एंड ट्रामलिंग के लिए भी। तो पूरा आंसर करेक्ट होगा डी, ऑल ऑफ देम। सब्सिक्वेंट कंडक्ट मतलब किसी भी पर्सन ने अगर कोई एक्ट कर दिया उसके बाद अब बाद में वो क्या कंडक्ट कर रहा है, ये कब कब हमारे लिए रेलेवेंट होंगी, कब कब उनको कंसिडर करा जाएगा। तो ये तीनों ही सिचुएशन में किया जाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। फिर कहता है प्लेन्ट हैज बीन रिप्रेजेंटेड इन अ कोर्ट अंडर ऑर्डर 4 एंड रूल 1 अ सिंगल कॉपी। तो यहाँ पे जैसे ही ऑर्डर ओपन करोगे, ऑर्डर 4 रूल 1, तो वहां पे लिखा होगा कि हमेशा जब भी हम प्लेन्ट देते हैं तो हमेशा वो डुप्लीकेट कॉपी में देते हैं। क्यों? क्योंकि एक कॉपी तो आपके कोर्ट के पास रहती है और जो दूसरी कॉपी है वो डिफेंडेंट के पास जाती है। तो आंसर इज बी, डुप्लीकेट कॉपी। अब ये वाला आंसर क्वेश्चन भी कैसा था, सीधा सीपीसी का बैरक लेके गए तो वहां पे ओपन करोगे जैसे ही ऑर्डर 4 रूल 1 तो मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ स्पीड किस चीज में रखनी है कि फटाफट से ऑर्डर्स को ओपन करो, ढूंढो, बस उसमें अपना अपन को टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करना है। तो ये 7 क्वेश्चंस हो चुके हैं जो कि डायरेक्ट हैं। फिर कहता है ओमिशन टू गिव नोटिस अंडर ऑर्डर 21 रूल 22। अब क्या कहता है, ओमिशन अगर आपने कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा, जो भी उसका एग्जीक्यूशन है वो नल एंड वाइड हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने किसी को नोटिस दिया ही नहीं किसी जजमेंट का, क्या आप जजमेंट प्रोनाउंस करने वाले हो, तो फिर जो भी आप ऑर्डर दोगे वो क्या हो जाएगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी। तो आंसर हो जाता है ए, रेंडर नल एंड वाइड। फिर कहता है क्वेश्चन 26, वेयर अ डिक्री पास अगेंस्ट द यूनियन ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट डन द ऑफिशियल कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन कंसर्न अंडर सेक्शन 82 ओपन करना है। फिर वहां पे टाइम पीरियड दे रखा है आपको कितने मंथ में देनी पड़ती है, तो यहाँ पे 3 मंथ का आपको टाइम देना पड़ता है एग्जीक्यूशन के पहले। तो ये भी सीधा क्वेश्चन था। तो अभी 8 क्वेश्चन हमको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल चुके हैं, ठीक है। करेक्ट इज आंसर इज ए। क्या मेहनत करनी थी क्वेश्चन नंबर 26 में? बिल्कुल भी नहीं, आपको सीधा सीधा सेक्शन 82 ओपन करना था जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में मेंशन्ड है, बस ये ओपन करना था। फिर यहाँ पे कहता है फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस अंडर आर्टिकल 19 ऑफ दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अवेलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉजेस। फिर क्या करना है, आर्टिकल 19 ओपन करना है। तो कितने क्वेश्चन हो गए हैं, 8 क्वेश्चन हो चुके हैं।
जो डायरेक्ट है। तो यहाँ पे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ई बात करता है आपका फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस के बारे में कि पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कैन रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। फिर यहाँ पे बात करता है अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एडमिशंस आर डिफाइंड। तो एडमिशन के लिए फिर क्या करना है, सारे सेक्शंस को ओपन करना है और करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। हुए 9 क्वेश्चंस आपको सीधे डायरेक्ट मिल चुके हैं, जहां आपको बिना मेहनत किए सिर्फ वही एग्जाम में भी पता चलेगा ना, तो भी आप आंसर मार्क कर पाओगे। फिर कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शुड नॉट बी अलाउड टू रेफर द रिकॉर्ड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। केसेस के नाम हमेशा आपको याद करने हैं इस क्वेश्चंस में, तो ट्रीट ईच क्वेश्चन एज योर सोर्स, कि नहीं आता था बट अब हमको याद होना चाहिए, ठीक है। फिर 30 कहता है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमोरल प्रॉपर्टी में बी ऑब्टेन अंडर सीपीसी विद इन अ पीरियड। फिर दे रखा है 7 मंथ 6 मंथ्स 8 मंथ्स एंड 10 मंथ्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 6 मंथ्स। तो ये जो है आपका रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमोरल प्रॉपर्टी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी दिया है, जहां पे आप सीधे सीधे ऑब्टेन कर सकते हैं विद इन अ 6 मंथ। फिर कहता है whom appoints the commissioner for the rehabilitation and settlement under LARR Act। तो यहाँ पे हमेशा जो लैंड रेवेन्यू का मैटर है, लैंड प्रॉपर्टी को लेकर है, लैंड रिफॉर्म्स को लेकर है, ये सारी अथॉरिटी किसकी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की। तो यहाँ पे LARR भी क्या है, लैंड को लेकर है, तो किसके पास अथॉरिटी होगी, स्टेट गवर्नमेंट की। फिर कहता है if a party who has obtained an order for leave to amend a pleading। अब अगर आपको ये पता है कि प्लीडिंग के बारे में आपका कौन सा ऑर्डर बात करता है, जैसे ऑर्डर 6 टॉक्स अबाउट प्लीडिंग, ऑर्डर 7 टॉक्स अबाउट प्लेंट एंड ऑर्डर 8 टॉक्स अबाउट योर रिटन स्टेटमेंट। तो अगर आपको ये ऑर्डर नंबर पता है तो सीधे आप वहां जाके देख लोगे ऑर्डर 6 में कि कितना टाइम दे रखा है, 14 डेज। तो आंसर वुड बी बी। इसलिए मैंने कहा कि इंडेक्स को एक बार रीड करके जाना ताकि आपको पता हो। और ये किसका था, सीपीसी का क्वेश्चन था। फिर यहाँ पे कहता है द पनिशमेंट ऑफ एडवोकेट फॉर मिसकंडक्ट हैज बीन गिवन अंडर सेक्शन, सीधा सीधा दे रखा है कौन से सेक्शन के अंदर दिए, सेक्शन ओपन कर लोगे तो पूरे अभी तक 10 क्वेश्चन ऐसे हो चुके हैं जो सीधे डायरेक्ट में थे। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सीधा सेक्शन नंबर का है जो कि लिखा हुआ है, आपको सेक्शन ही ओपन करना है। तो आपको मैं ये समझा रही हूँ कि आधी फाइट तो आप वहीं जीत गए जहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस दे रखे हैं, जहाँ पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है ही नहीं आपको। फिर कहता है ए ऑफर्स अ ब्राइट टू बी अ पब्लिक सर्वेंट एज अ रिवॉर्ड फॉर शोइंग सम फेवर इन द एक्सरसाइज ऑफ बीज ऑफिशियल फंक्शंस, बी एक्सेप्ट द ब्राइब। तो यहाँ पे अगर उसने एक्सेप्ट करी तो ए ने क्या किया है, अबेट किया है ऑफेंस को, तो ए हैज अबेटेड द ऑफेंस। अब कौन से सेक्शन नंबर में, चारों ही कह रहे हैं अबेट तो किया है, कौन से सेक्शन नंबर पर, तो जैसे सेक्शन नंबर ओपन कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो 11 क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चंस हो चुके हैं सर जी, ठीक है। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है कि किस तरीके से जितनी हमने अपने दिमाग हाई बना रखी है तो उतना डिफिकल्ट ऑल इंडिया बार एग्जाम क्लियर करना बिल्कुल नहीं है, बहुत इजीली हो सकता है, क्योंकि 100 में से 11 क्वेश्चन तो सीधे हैं जो कि 100% क्या होगा, सही होगा। अब 2-4 अपन और तुक्के मान लेते हैं, तो अब 11, अभी तो मैं आगे सिर्फ मैंने आपको कितने क्वेश्चन कराए, 35 में से 11 मिल गए। जैसे ही हम पूरे कंप्लीट करेंगे तो पता चलेगा पता नहीं कितने 20-30 क्वेश्चन तो सीधे 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 वाले हैं, ठीक है। फिर कहता है व्हेन अ परपेचुअल इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड। तो जब आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ओपन करोगे तो वहां पे लास्ट में जब सेक्शन आप 38-39 देखोगे वहां पे क्लियरली लिखा है किसके सिचुएशन में परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट हो सकता है। तो वहां से देखिए आप सारी सिचुएशन में ग्रांट कर सकते हो जो इस क्वेश्चन में सारी सिचुएशन दे रखी है। तो ये भी डायरेक्ट से देखने वाला क्वेश्चन था, पर इसके लिए आपको ये पता होनी चाहिए कि परपेचुअल इंजंक्शन है कहाँ। तो परपेचुअल इंजंक्शन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का एक सिचुएशन है, इसलिए आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन प्लीज रीड योर इंडेक्स। एक बार सारे सब्जेक्ट के इंडेक्स देख लिए तो हमको ये पता होगा कौन सा टॉपिक कौन से बेल्ट में सर्च करना है, फिर चीजें इजी हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेरी इंजंक्शन परपेचुअल इंजंक्शन जो है वो स्पेसिफिक रिलीफ में मार्क कर ही लेना, क्योंकि उससे क्वेश्चंस हर बार कुछ ना कुछ पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पे है क्वेश्चन 37 कंपनी विशेस टू एंश्योर दैट
नो एल्स कैन यूज देयर लोगो। तो कोई भी इंसान और कोई लोगो यूज नहीं कर सकता, वो किसके अंदर आता है? ये बहुत बेसिक है ट्रेडमार्क का। तो समझ आ रहा है कितना इजी क्वेश्चन पूछा है ट्रेडमार्क का। कोई भी पर्सन जिसने लॉ पढ़ा है वो इतना मार्क कर सकता है ना। फिर कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेक्शन ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन था सेक्शन 21। तो कितने 12 क्वेश्चन हो चुके हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। फिर यहाँ पे कहता है अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। अगेन यहाँ पे सेक्शन 24 दे रखा है कि क्या हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो 12 क्वेश्चन हो गए जहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं। 40 कहता है द टेस्ट ऑफ reasonableness is not wholly from the blank test, and it contours are fairly indicated by the constitution। तो यहाँ पे टेस्ट ऑफ रीजनेबिलिटी जो अपन देखते हैं कि कोई भी चीजें जो है रीजनेबल है या नहीं, जब हम कहते हैं राइट टू इक्वालिटी में जब हम डिफरेंस करते हैं तो रीजनेबल है कि नहीं, उसके लिए हम क्या देखते हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट को जो है वो पूरा सब्जेक्टिवली डिसाइड नहीं करते हैं, हम बाकी चीजों को भी कंसीडर करते हैं। आंसर वुड बी ए। फिर कहता है द पावर टू इनेक्ट अ लॉ रिलेटिंग टू द सिटीजनशिप एक्ट इन इंडिया इज लेफ्ट टू, किसके पास है? तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 11 जो कहता है कि सिर्फ पूरा पार्लियामेंट के पास। तो आंसर डी हो जाएगा। और यहाँ पे भी देखो अब आर्टिकल 11 क्लियरली मेंशन था, तो अब ये भी क्या हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो 13 क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन हो चुके हैं अभी। फिर कहता है द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू रेलवे एम्प्लॉयज बाय द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंजरी बाय एक्सीडेंट इज गवर्न बाय। तो किसके थ्रू ये गवर्न होती है? तो ये गवर्न होती है एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट के थ्रू। इसको नहीं भी पता, ये वाला क्वेश्चन है जिसमें आप तुक्के मारो, नहीं पता है देन स्किप इट, ठीक है। यहाँ पे अपन को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये याद रखना। हर एक क्वेश्चन को टाइम नहीं देना है, क्योंकि बाकी क्वेश्चन जो डायरेक्ट थे उनको सर्च करने में आपको टाइम लगेगा। फिर कहता है द मिनिमम अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेबल अंडर एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 कितना अमाउंट है? तो ये है 1,40,000। तो आंसर सी होगा। अब ये आप अगर 8 लेके गए हैं तो आप उसमें देख सकते हैं, पर अगर नहीं लेके गए हैं तो लीव इट, दोनों 42 एंड 43 को छोड़ देना। फिर कहता है द बॉन्ड अंडर सेक्शन 109 ऑफ सीआरपीसी सिक्योरिटी। अब ये भी सेक्शन दे दिया 109, तो क्या हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो 14 क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन हो चुके हैं। फिर यहाँ पर भी क्या दे रखा है, अमेंडमेंट वाज रिमूव्ड इन। तो ये आपके डायरेक्ट फुट नोटिंग में ये, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो 15 क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन हो गए। तो जब जब वी आर सीइंग अ डायरेक्ट क्वेश्चन तो यू शुड बी हैप्पी कि भाई अगर 100 में से 15 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो मैं देख के मार्क करने हैं, तो 15 में तो आंसर आ ही गए और मेरे को इतना तो आता ही है कि मैं 15 नंबर ले आऊं, दैट्स इट। 2-4 नंबर तुक्के में लग गए, हो गया एग्जाम क्लियर। नहीं है ना बड़ी बात। फिर कहता है टर्म वाइपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म क्या है? तो अगर कहीं भी सुना है तो आपको इसके बारे में पता होगा। आंसर बी। फिर कहता है प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 ऑफ सीपीसीआर कैसे है? सेक्शन ठीक है, डायरेक्टरी है, मैंडेटरी है, डिस्क्रिटरी है। तो सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी जो है वो आपको रेस सब्जुडाइज के बारे में बात करता है। तो वहां पे वो डायरेक्ट करता है कि अगर अगर बात करूं सेक्शन 11 जो कि रेस जुडिकेटा के बारे में बात करता है, वो मैंडेटरी है। वही ए वाला जो सेक्शन 10 है वो डायरेक्टरी है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट करता है कि भाई अगर एक सेम पार्टीज का सेम मैटर को लेकर अगर कोई केस पेंडिंग है तो सेकंड वाला जो सूट है वो स्टे आप कर दोगे। तो ये डायरेक्शन दे रहा है, इसलिए इसको हम डायरेक्टरी बोल रहे हैं। फिर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा, तो ये आपको सीपीसी में मार्क करना है। एक्सप्लेनेशन फॉर, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 16 क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन हो चुके हैं। फिर कहता था फेमस प्रोनाउंसमेंट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट रिगार्डिंग 377 किस में था? तो जो फर्स्ट केस था वो था सुरेश कौशल वर्सेस नास फाउंडेशन। अब यहाँ पे अब फिर तुमसे अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो अभी एक और फेमस केस कौन सा था? नवतेज सिंह जोहल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहाँ पे 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। तो ये भी आप लिख ले कहीं पर, सेक्शन 377 के आके दोनों केसेस को मेंशन कर लेना। फिर कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सीआरपीसी who shall record the information of rape being given by a rape victim। तो ये हमको हमेशा पता है कि कौन रिकॉर्ड करती है, एक फीमेल पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करती है। तो यहाँ पे
डी वुड बी द करेक्ट आंसर। इजी है, जो आप इजीली FIR कहाँ है उसमें देखकर भी मार्क कर दोगे, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो 16 डायरेक्ट क्वेश्चन हो चुके हैं। फिर कहता है अंडर द प्रोविजन ऑफ कोड ऑफ CRPC 1973 समन्स कैसे हो सकते हैं, तो कहता है समन कैन बी ओरल। बी कहता है समन कैन नॉट बी सर्व्ड ऑन कॉर्पोरेट एंटिटीज। फिर कहता है समन्स आर ईदर फॉर अपीयरेंस a doctor or thing। फिर डी कहता है समन कैन बी सर्व्ड इन द केसेस इतना। अब यहाँ पे CRPC की बात करें तो आपको ये तो पता होगा, फोर्थ में मैंने बार बार बढ़ाया भी था कि CPC में आप जो है वुमेन को दे सकते हो, मगर सर्वेंट ना तो CRPC में ना CPC में, किसी भी सिचुएशन में सर्वेंट को तो आप समन दे ही नहीं सकते हो। तो डी ऑप्शन तो स्ट्रेट अप एलिमिनेट हुआ। अब समन होता क्या है कि कोर्ट का इनविटेशन होता है कि आपको कोर्ट में प्रेजेंट होना है या कोई डॉक्यूमेंट लीक कराना है। तो ओरल हमेशा कभी नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, रिटर्न होता है। फिर यहाँ पे क्या कॉर्पोरेट को नहीं बुला सकते, उनको भी बुला सकते हैं जब जरूरत पड़ती है। तो बी भी एलिमिनेट हुआ, तो बचा क्या, सिर्फ सी। तो थ्रू प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन इसको आप इजिली मार्क कर सकते हो। फिर कहता है 52 every person who is a member of defense service or holds a civil post under the union holds office during the pleasure of। जितनी भी जगह पे हमने पढ़ा है या आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमेशा कौन इंसान किसमें ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ही किसी पोस्ट को होल्ड करता है। आंसर बी। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग क्या होंगी, तो क्या जुडिशियल होती है, हमको पता है कि आर्बिट्रेशन जुडिशियल तो नहीं होती है, टाइप ऑफ जुडिशियल होती है, तो मतलब क्वाजी जुडिशियल होती है। तो आंसर बी, इजी था, पता होगा। व्हाट इज एडहॉक आर्बिट्रेशन, यहाँ पे एक कहता है इट इज अ प्रोसीडिंग एडमिनिस्टर्ड बाय द पार्टीज देमसेल्व्स, खुद ही के थ्रू करती है आर्बिट्रेशन। यस बिल्कुल, तो ए करेक्ट है। फिर यहाँ कहता है बी पार्टीज मेक्स देयर ओन अरेंजमेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ आर्बिट्रेशन। तो हाँ, पार्टी सारी लॉज सारे प्रोविजंस अपने हिसाब से इसमें अरेंजमेंट करते हैं, तो बी भी करेक्ट है। फिर यहाँ पे सी कहता है द सील ऑफ आर्बिट्रेशन द लैंग्वेज एंड द स्कोप कैन बी रिजॉल्व बाय द मीन्स ऑफ आर्बिट्रेशन। क्या ये सॉल्व किया जा सकता है? यस। तो यहाँ पे आंसर वुड बी डी। फिर कहता है मैथ्स में प्रॉफिट सबसे पहले कहाँ रेफर करना है, टू। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन, तो 17 क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस अभी तक हो चुके हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन 56। अब मैंने आपको कहा था बार बार कि सारे ही लॉस का याद कर लेना कि कब कब इनेक्ट हुए कब कब एनफोर्स हुए। अभी एक ही क्वेश्चन पेपर में दो सब्जेक्ट के डेट ऑफ एनफोर्समेंट पूछ लिया है, तो 19 आर द डायरेक्ट क्वेश्चंस टिल नाउ। आउट ऑफ 56 19 क्वेश्चंस डायरेक्ट हैं। बहुत मेजर क्वेश्चन है, मतलब बहुत मेजर चंक डायरेक्ट आता है। वे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विल सेक्शन 30 ऑफ हिंदू मैरिज सक्सेशन एक्ट 1956 गवर्न। तो यहाँ पे द आंसर वुड बी 1 एंड 2 कि तरवार और आपका जो तवाजी होता है उसको कवर किया जाता है सेक्शन 30 में। तो अगर आप डायरेक्ट लेके जाएंगे तो इसको भी डायरेक्ट क्वेश्चन, इसको भी आप मार्क कर सकते हैं, या फिर अगर नहीं लेके गए these type of questions। फिर कहता है an advocate under the obligation to uphold the rule of law ensures the public justice system is enable the function to full potential and violation of the principle of professionalism ethics by the advocate is unfortunate and unacceptable। ये कौन से केस में कहा था? तो इसको कहा था OP शर्मा वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ पंजाब में। फिर यहाँ पे पूछता है सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट किस बारे में बात करता है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 80 ओपन करना है आपको कंपनीज एक्ट का। तो 20 क्वेश्चन अभी तक डायरेक्ट क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आंसर बी है। फिर यहाँ पे कहता है द वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस शैल बी फर्निश्ड अच्छा, जब भी ऐसे डेट आए ना, तो एक हर जगह पे CPC में भी और यहाँ पर भी सबसे ज्यादा तो जो कॉमन डेज है वो है 30 डेज। तो अधिकतर अगर तुक्का आपको कभी भी मारना है, नहीं पता कहाँ पे ढूंढूं, तो हमेशा क्या ना 30 डेज, ये हमेशा तुक्के के लिए बहुत बेस्ट रहता है। फिर हम बात कर लेते हैं 61 साइबर लॉ डील्स विद, किस बारे में बात करता है? तो जितनी भी ऑनलाइन चीजें होती हैं इंटरनेट से रिलेटेड, कम ई-कॉमर्स से रिलेटेड, IPR से रिलेटेड, सारी चीजों को गवर्न करता है। तो इसको आपको पता है, साइबर मतलब इंटरनेट से कनेक्टिविटी,
तो ये तीनों ही चीजें उसके अंदर फॉल करती हैं, तो आंसर बी डी। बहुत इजी पीजी क्वेश्चन था। 62 कहता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट, अगेन क्या हो गया, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन कि आपको क्या ओपन करना है, सेक्शन 2 ऑफ मोटर व्हीकल। इसलिए कह रही हूँ बार बार, जितने बैरिक्स लिखे हैं सारे के सारे बैरिक्स बस लेकर जाना। तो 21 डायरेक्ट क्वेश्चन से आंसर डी होगा। फिर द नेशनल कमीशन फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंपोज्ड ऑफ, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, बट अगर नहीं भी पता है तो आप आंसर मार्क कर सकते हैं 5 मेंबर्स। ठीक है, द आंसर इज बी। फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स फॉर द पर्पस ऑफ हिंदू मैरिज, कौन से फॉल्स हैं। फर्स्ट कहता है इट इज अज्यूम दैट द पर्सन हु इज नॉट अ मुस्लिम, सेंथल, क्रिश्चियन, ज्यूज और पारसी बाय द रिलीजन ऑफ हिंदू, तो तो ये तो इनको वैसे कंसिडर नहीं किया जाता, तो ये फॉल्स नहीं है, ट्रू है। फिर कहता है a person who belongs to that sect is assumed to be Hindu, तो इसको क्या हिंदू अज्यूम करते हैं, तो यस। तो फिर यहाँ पर फिर ऑप्शन सी कहता है a person converted who converted to another religion needs to follow the local ritual custom and converting back to Hinduism, क्या ये बात करेक्ट है, यस। तो यहाँ पे सी स्टेंस जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है प्रोविजन फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट, या ये कहाँ पे दिए हैं, इंपॉर्टेंट आर्बिट्रेशन के लिए। सेक्शन 89 जो सीपीसी का है वो बात करता है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में, तो इस वाली सेक्शन को आप बहुत अच्छे से मार्क कर लेना। और ये आता है, बहुत बार आता है। देखो अब एक ही क्वेश्चन पेपर में फोर्थ क्वेश्चन मिल गया जहां पे पूछ रहा है इंडियन एविडेंस एक्ट कब एनफोर्समेंट में आया, तो 3 क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक एनफोर्समेंट वाले ही, तो इसलिए एक जगह पे सारे ही एक्ट की डेट ऑफ इनैक्टमेंट एंड एनफोर्समेंट प्लीज लिख लेना। ठीक है, तो अभी 22 डायरेक्ट क्वेश्चन हो गए। फिर कहता है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ 315 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो अब ये भी 315 में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको क्या करना है, आर्टिकल 315 बस ओपन करना है। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, 23 क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन हो गए, सॉरी। फिर यहाँ पे भी कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ हिंदू अडॉप्शन एक्ट डील्स विद अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, 24 डायरेक्ट क्वेश्चन, सेक्शन 23। फिर कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग की सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मेड एन अटेम्प्ट टू लुक इनटू द क्वेश्चंस रिगार्डिंग एन एक्सटेंशन एंड राइट टू लाइफ एंड राइट टू हेल्थ एंड अदर हाइजीनिक कंडीशन, कौन से केसेस में कहा था। तो यहाँ पर जो रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केस है इसमें कहा था, तो जो जो केसेस हैं इनको आप अलग से लिख लो। ठीक है, हो सकता है वहां पे एग्जाम में अगर उनमें से सिमिलर चीज रिपीट हो जाए तो यू विल बी एबल टू आंसर, वरना स्किप दोस क्वेश्चन तो कम मार्क है। फिर कहता है बेसिल कन्वेंशन इज एसोसिएटेड विथ वन ऑफ द फॉलोइंग, तो बेसिल कन्वेंशन जो है वो किसको लेकर थी, वो थी आपकी हजार्डियस वेस्ट से लेकर, तो ये जो है आपका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर साइबर क्राइम जो है वो क्या है, इंटेलिजिबल इन नेचर, तो इंटेलिजिबल मतलब विच कैन नॉट बी टच्ड, टेंजिबल मतलब विच कैन बी टच्ड, तो कितनी बार ये भी पूछ लेते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आर, तो वो भी क्या होती है, वो इंटेलेक्ट में होती है, तो दीज आर आल्सो इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज, तो आंसर वुड बी बी। फिर कहता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज एप्लीकेबल टू, तो यहाँ पे सारी जगह पे एप्लीकेबल होता है वो, तो इसलिए ए करेक्ट आंसर है। फिर कहता है कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी अराइजेस कब होगा, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी तभी होगा जब भी किसी पार्टी का कोई इंटेंशन होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट चीट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे कहता है देयर इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, जस्ट बाय ऑफर किया या किसी ने एक्सेप्टेंस किया कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी हो जाएगी, नहीं, जब तक उनकी लीगल नहीं होता तब तक उनकी कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी नहीं होती है। फिर ये एक बहुत फेमस केस है जो हम सबको पता है, रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कहाँ था, रिलिंग वर्सेस फ्लेचर में। फिर द रूल ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी जो है वो किसमें आया था, डेविस वर्सेस महा में, तो इसको भी मार्क कर लेना। फिर कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वाज हेल्ड दैट राइट कन्फर्ड अंडर सेक्शन 25 ऑफ द हिंदू एक्ट surcends any contract contrary and the fact that the date of decree makes no difference, तो ये सेसी अमल वर्सेस तयू अमल में कहा था। तो ऐसे केसेस जो कि हमको नहीं पता है, इन क्वेश्चंस में आपको सिर्फ तुक्के मारने हैं, तो अगर
100 क्वेश्चन में से आप ही मान लो कि 5-7 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कि हमको बिल्कुल पता नहीं होंगे, उनको हम छोड़ देंगे। अगर बाकी, क्योंकि अगर उसमें टाइम वेस्ट किया तो जो चीजें आती हैं वहां पे गड़बड़ कर देंगे। फिर कहता है द फ्रेज ऑल्सो ऑफ PIL ostensibly in public interest but in fact to serve the personal और प्राइवेट इंटरेस्ट मीन्स, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि कोई भी पर्सन जो है कौन फाइल कर रहा है जो कि सिर्फ प्राइवेट इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको टारगेट किया हुआ है। तो यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट के लिए नहीं, यहाँ पे कहता है बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट के लिए नहीं, यहाँ कहता है फाइलिंग PIL फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओनली प्राइवेट इंटरेस्ट। ठीक है, इसका फ्रेज का ये नहीं पूछ रहे PIL का मतलब क्या है, वो इस वाली लाइन का मतलब क्या है। तो इस वाली लाइन से ये आ रहा है कि वो इंसान सिर्फ प्राइवेट राइट को बचा रहा है, पब्लिक को नहीं बचा रहा है। फिर फाइलिंग ऑफ प्रिविलेज PIL से क्या होगा, ऑब्वियसली नंबर ऑफ बैकलॉग भी बढ़ेंगे, वेस्टेज ऑफ रिसोर्स भी होगा, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम भी होगा फॉर हियरिंग। तो यहाँ पे सारे की सारी चीजें करेक्ट है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। फिर कहता है जो मैंने आपको कहा था कुछ कुछ फैक्चुअल सिचुएशन में पूछ लेते हैं कि Z अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस अटेम्प्ट्स टू किल X, is Z guilty of an offense, has X the same right of private defense which he would have if Z was sane। तो Z के पास तो प्राइवेट डिफेंस का राइट है, मगर क्या X लाइबल होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसने ही वॉज इनसेन, मैड है, तो इंसैनिटी का डिफेंस मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि Z ने कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया है क्योंकि उसके पास सेम राइट है एज ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो ये फैक्चुअल सिचुएशन जो मैं कह रही थी। फिर कहता है एडमिशन हैज बीन ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू, तो एडमिशंस को कैसे ब्रॉडली कैटेगराइज किया है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B। इट कैन बी बोथ जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल, ठीक है, कैसे भी हो सकते हैं। फिर सेक्शन 66 डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा है, क्या सेक्शन 66 किस बारे में बात करता है, तो सारी चीजों के बारे में बात करता है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। डायरेक्ट क्वेश्चन था तो 23 डायरेक्ट क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक। फिर मैगजीन रेस इप्सा लॉक्यूटर, तो इसका मतलब होता है कोई भी चीज जो खुद ही खुद के बारे में बता देती है। जैसे अगर हम कहें कि अगर मैरिज के बीच में अगर कोई भी बच्चा पैदा होता है तो द बॉर्न ऑफ अ चाइल्ड ड्यूरिंग अ वैलिड मैरिज अपने आप में उसकी लेजिटिमेसी का प्रूफ माना जाता है, थिंग्स अपने आप में बोल रही हैं, है ना। या फिर अगर मैं कहूँ कि कोई पर्सन ऑपरेशन कर रहा है, कोई डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है और किसी के पेट में एक रिंग छूट गई और वो रिंग डॉक्टर की थी। अब यहाँ पे क्या डॉक्टर की नेग्लिजेंस प्रूफ करने की अलग से कुछ जरूरत होगी और कोई एविडेंस देना पड़ेगा, नहीं। वो चीज अपने आप में कि उसके पेट में एक्सरे में रिंग दिख रही है, वो अपने आप में खुद बोल रही है कि द डॉक्टर वाज नेग्लिजेंट। इसको हम बोलते हैं थिंग्स स्पीक फॉर इट। फिर क्वेश्चन 83 कहता है प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट एनी पर्सन हु, इसका मतलब क्या है कि किसको अरेस्ट कर सकता है, तो ये आपको सारी चीजें आपके डायरेक्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट का कि CRPC में बता रखा है कि प्राइवेट पर्सन कब अरेस्ट कर सकता है किसी भी पर्सन को। ठीक है, तो आंसर वुड बी डी कि जब भी वो उसके सामने कोई भी ऑफेंस करता है और वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होता है तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। तो ये भी 24 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन था। फिर कहता है हाउ लॉन्ग अ वारंट ऑफ अरेस्ट शैल रिमेन इन फोर्स, तो ये कब तक वारंट एनफोर्स में रहता है, जब तक उसको अरेस्ट नहीं कर लेते, जब तक उसको एग्जीक्यूट नहीं कर देते या कोर्ट ने कैंसिल नहीं कर देता है, तो डी करेक्ट आंसर है। फिर ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है रेट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन विल बी, सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ओपन करना है, फिर क्या करना है 20%। डायरेक्ट क्वेश्चन 24 डायरेक्ट क्वेश्चन। फिर कहता है द कमिटी, आई एम सो सॉरी, हाँ, यहाँ कहता है द कमिटी विच लेड द पासिंग ऑफ अ क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013, तो ये जस्टिस JS वर्मा की कमिटी थी जिन्होंने बहुत सारे प्रॉपर निर्भया रेप केस के बाद ये पूरे अमेंडमेंट आए थे CRPC के अंदर। फिर कहता है फिर और IPC के अंदर भी आए थे, मतलब ओवरऑल क्रिमिनल लॉ में बहुत सारे चेंजेस आए थे, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर कहता है विच ऑफ द अंडर द स्कीम ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर, तो यहाँ पे CRPC के अंदर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं, पब्लिक रॉन्ग्स, प्राइवेट रॉन्ग्स, तो हमेशा प्राइवेट के अगेंस्ट इंडिविजुअल होते हैं तो प्राइवेट रॉन्ग्स को ही क्या कहते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कंसीडर किया जाता है।
फिर कहता है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अ मैन एंड अ वुमेन ओनली ऑन अ ग्राउंड ऑफ, अब ये कहाँ पे है, आर्टिकल 15 में दे रखा है। तो आर्टिकल 15 में किस किस बेसिस पे बताया हुआ है, आर्टिकल 15(1) ओपन करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे मेन एंड वुमेन के बीच में डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो तो कौन सा आएगा, ऑब्वियसली सेक्स के बेसिस वाला आएगा। तो इजी, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था, इजी था। 24 डायरेक्ट क्वेश्चन हो चुके हैं। फिर कहता है द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 22 इट नाउ वाज ड्राफ्टेड बाय, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जब मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ाई थी तब मैंने आपको ये बताया भी था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया था 13 दिसंबर को, जिसको पास हुआ था 22 जनवरी को, जिसका अब नाम है प्रियम्बल। फिर यहाँ राइट टू प्रॉपर्टी वाज एलिमिनेटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, तो किन के टेन्योर के थ्रू, मुरारजी देसाई के थ्रू एलिमिनेट हुई थी। फिर यहाँ कहता है व्हेन अक्यूज बोलता है आई विल प्रोड्यूस अ शेयर व्हिच आई गिव and received in such case of robbery which of the following are not admissible with respect to section 25 of Indian Evidence Act, कौन कौन सी चीज है। तो अब यहाँ पे इन चीजों को आप क्या कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चंस को जो कि टाइम कंज्यूमिंग भी है, इनको आप स्किप कर सकते हो। ऑल एंड ऑल लास्ट में तुक्के अगर टाइम बचा तो हम इसको जाके रिव्यू करेंगे, वरना अभी के लिए स्किप करेंगे। ये उस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो जो भी क्वेश्चन की लेंथ आपको बहुत ज्यादा लगे या दिख रहा है बहुत ज्यादा रीडिंग है या बहुत ज्यादा रिसर्च रिक्वायर्ड है, उसको वहां पे वेस्ट मत करना टाइम, उसको बोलना कि इसको छोड़ो, रुको, पहले लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन पेपर देन आई विल कम बैक टू दैट क्वेश्चन। ये वाली स्ट्रेटेजी हमको फॉलो करनी है। दिस इज द ओनली पर्पस कि क्यों हम ये सारे क्वेश्चंस को 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करें, ताकि आपको पता हो कि कौन से हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है, जो रेलेवेंट है सिर्फ उनको अटेम्प्ट करना है। ये कहता है मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेंबर्स ऑफ द स्टेट बार काउंसिल जो है वो कितनी है, 25 है, एडवोकेट्स एक्ट के अंदर लिखी है। फिर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कंटेन्स, तो कितने चैप्टर्स हैं और कितने सेक्शन है, डायरेक्ट ओपन किया और सीधा मिल जाएगा। तो 25 डायरेक्ट क्वेश्चंस आ चुके हैं। फिर कहता है व्हाट इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ सूट एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, तो जब भी इसकी जो टाइम पीरियड है वो है 12 मंथ, ये भी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में दी हुई है। बट अगर नहीं भी पता है तो इसको मैं डायरेक्ट में कंसीडर नहीं कर रही हूँ, तो भी 25 क्वेश्चन डायरेक्ट आ चुके हैं। फिर कहता है सीजे में पास सेंटेंस एंड इम्प्रिजनमेंट, तो ये कितनी है, नॉट एक्सीडिंग 7 ईयर्स, ये भी आपकी सीआरपीसी में जो आपका सेक्शन 27 एंड 28 है, वहां पे सारे जजेस की पावर दी हुई है, वहां पे ये वाला पार्ट भी लिखा हुआ है। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था, 26 डायरेक्ट क्वेश्चन। फिर कहता है फॉरेन कोड का मतलब क्या है, तो फॉरेन कोड हमने कहाँ पढ़ा था, हमने सीपीसी में पढ़ा था, यहाँ पे लिखा भी है और हमने मार्क भी किया था। तो वहां पर सेक्शन 2 के अंदर चले जाना, फॉरेन एक्ट एफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और फिर आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे कोड विच इज नॉट स्टैब्लिश बाय द अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसको हम फॉरेन कोड, तो ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो 27 डायरेक्ट क्वेश्चन। फिर मिसयूज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ पीआईएल मींस, मतलब कि जो पीआईएल जिस पर्पज से बना रहे हैं आप उसका गलत यूज कर रहे हो, उसको हम कहेंगे मिसयूज। तो यहाँ पर फिर क्या आता है 98 व्हाट इज मेंट बाय द प्रोसीजरल अल्ट्रा वायरस, मतलब जो आपको पावर्स दिए हैं आप उससे एक्सीड जाकर अगर यूज करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, अल्ट्रा वायरस। तो ये वाले क्वेश्चंस तो रीड करके मार्क करने वाले हैं, ठीक है। देयर इज नथिंग इन व्हिच आई कैन टॉट यू समथिंग, बट यहाँ पे देखकर आपको समझ में आ जाएगा। फिर कहता था ग्राउंड ऑफ एरर ऑफ लॉ अपरेंट ऑन द रिकॉर्ड इज कनेक्टेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स, तो यहाँ पे रिट ऑफ सर्शिरारी, तो ये सारी रिट्स, पांचों रिट्स के नाम और कौन कौन से सिचुएशन में कौन से रिट इशू करते हैं याद कर लोगे तो इजीली आपको ये पता होगा रिट ऑफ सर्शिरारी है। फिर कहता है अंडर सीपीसी कोड फाइंड्स द इनकरेक्ट मैच, तो यहाँ के लिए भी आपको क्या करना है, सीधे आपको सेक्शन नंबर ओपन करना है तो डायरेक्ट क्वेश्चन में पता चल जाएगा इनडायरेक्ट कौन से क्वेश्चन कौन से हैं। तो 100 में से ये लास्ट क्वेश्चन नंबर मिलाते हुए 28 ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन थे जो कि डायरेक्ट से ओपन करना था, सेक्शन नंबर पे जाना था, रीड करना था और आपको आंसर मार्क करना था। तो इतना क्या आप कर सकते हैं, यस। पास करने के लिए हमको 40 मार्क्स चाहिए। तो अब अगर 100 में से 28 क्वेश्चन डायरेक्ट हैं, उसके बाद दो के लगता है 30 मान लो, 30 क्वेश्चन के क्या अंदर
बाकी क्वेश्चंस को देखके आपको ये समझ में आया होगा कुछ का एलओडी कितना इजी है, कि क्या 10 क्वेश्चंस आपको पता थे, जो जो कुछ एक दो इंपॉर्टेंट फेमस केस थे, रेलन वर्सेस फ्लेचर वाला, तो आपको वो पता था, आपको रिट्स पता है, फिर आपको कुछ कुछ आर्टिकल्स के अंदर क्या बात दे रखी है वो लिखा है, किससे मिसयूज ऑफ पावर हो रहा है आप देखकर रीड कर सकते हैं। तो 5-7 क्वेश्चंस आपको इस तरीके से पता चल जाएंगे। तो इतने क्वेश्चंस तो आपको बहुत इजीली मिल रहे हैं। फिर कुछ के आपको अमेंडमेंट्स वगैरह पता हो, कुछ के फेमस केसेस पता है, तो इस तरीके से इजीली आप इसको कर सकते हैं, है ना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो ये याद रखना है कि सबसे पहले जो मार्किंग वाले क्वेश्चंस हैं आपने उनको मार्क किया, जो क्वेश्चंस के केसेस पता है उनको मार्क किया, जो बहुत लेंदी है उनको मार्क एंड रिव्यू किया, और उसके बाद फिर जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको हमने जो है सॉल्व किया। तो इस तरीके से सब स्टार्टिंग में इजी वाला सेक्शन आप कंप्लीट कर लोगे और टाइम आपका जल्दी से देखकर हो जाएगा। तो उसके बाद आपको पता है कि आप जो फालतू क्वेश्चन है जिनको लंबा लंबा रीड करके आपको खुद को दिमाग लगाना है, उनमें तब टाइम लगाओगे, स्टार्टिंग में अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। So this will be the right way to solve your All India Bar examination. So I hope you have enjoyed all the sessions. This was our last session, and all the best for your exam. जो जो बातें बोली हैं, जो मार्किंग मैंने आपको स्टार्टिंग के 10 मिनट में बताई है, आप वो सारी चीजें कर लेना, पूरी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेना, and you'll be good to go. Okay, then we'll end the session with this. Thank you so much.